हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 69। कहानी का टाइटल है बाथरूम इंटीमेशन। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आजकल आपको क्या मेरे एपिसोड्स अच्छे नहीं लग रहे कि आप लोग इसे वॉच भी नहीं कर रहे? ऐसा क्यों? क्या मैं कहानियाँ अच्छी नहीं लिख रही हूँ? यार मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप लोग मेरी कहानियों को सुन भी नहीं रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो मैं कैसे स्टोरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगी। प्लीज़ स्टोरी को वॉच करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है, ताकि मुझे ऐसा लिखने में और भी अजीब सा ना लगे। जब आप स्टोरी को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और साथ में मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं और भी ज़्यादा स्टोरी को अच्छी तरीके से लिख पाती हूँ और आपके सामने प्रेजेंट कर पाती हूँ। तो बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और सुनते रहिए। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। ध्वनि, जो अभी तक उससे बातें सुन रही थी, उसकी लास्ट लाइन सुनकर टपाक से पूछती है, अगर वो वजह मैं हुई तो? ध्वनि का सवाल सुनकर अहान डेविल स्माइल करता है और बोलता है, अगर वो वजह तुम हुई तो मैं अपने आप को जला दूंगा। इतना सुनते ही ध्वनि जल्दी से अहान की होंठ पर अपने हाथ रख देती है। इतना सुनते ही ध्वनि जल्दी से अहान के होंठों पर अपने हाथ रख देती है और नाम सर हिलाती है। अहान उसको देखकर मुस्कुराया और अपने हाथ यानी उसके हाथों को अपने होठों से हटाकर उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, सो जाओ बेबी, रात बहुत हो चुकी है। फिर थोड़ी देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे थे, पर कोई था जो उन पर नजर रखे था। दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली, जो बाहर से दिखने में खंडहर जैसी लग रही थी। बाहर अजीब से दिखने वाले 4-5 लोग पहरा दे रहे थे। हवेली के इर्द गिर्द मायावी ब्लैक शेड था, जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते थे। वहाँ का हवा भी काफी भयानक आवाजें दे रही थी। तभी हवेली के अंदर से एक ब्लैक हुडी आदमी भागते हुए बाहर आता है और चिल्ला कर बोलता है, शांतिपुंज, शक्तिपुंज में बदलाव हो रहा है, जश्न मनाओ, वो आ रहा है। उसकी बात सुनकर सब एक साथ जयकारे करने लगते हैं और अजीब आवाज़ों में चिल्लाने लगते हैं। हवेली के अंदर एक खुली जगह में बीचों बीच एक बड़ा सा शक्तिपुंज था। चांद की रोशनी तेजी से उस पुंज के ऊपर ही गिर रही थी और उस पुंज के अंदर तेजी से कुछ मूवमेंट हो रहे थे। उस पुंज के इर्द गिर्द बहुत सारे काले कपड़े पहने आदमी खड़े होकर मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे वो अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि एक अनजान जगह पर खड़ी थी। वो घबराहट में इधर उधर देखते हुए आहान को आवाजें देते हुए बोलती है, आहान, आहान, क्या तुम यहाँ हो? आहान प्लीज जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। ध्वनि की पता नहीं था कि वो कहाँ है। उसकी आवाज़ फिर से उसी को ही सुनाई दे रही थी। तभी उसको अंधेरे से एक और की छवि दिखाई देती है और उस औरत के पेट से एक अलग तरीके की रोशनी भी दिख रही थी, पर उस औरत के चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। ध्वनि उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके सामने कुछ आया, जिसे देखकर ध्वनि जोर से चीख निकल गई। वो एकदम से बेड पे उठकर बैठ गई। ध्वनि बुरी तरीके से हाँफ रही थी। उसके दिल की धड़कन रफ्तारों से जोर जोर से धड़क रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे और उसके माथे पर हल्का पसीना भी आ गया था। ध्वनि माथे पर आए हुए पसीना पोंछते हुए खुद से बोलती है, तो क्या ये सपना था? ये कैसे सपना आ रहा है मुझे? वो औरत कौन थी और उसके पेट से वो रोशनी कैसी? ध्वनि सोच ही रही होती है कि तभी उसको बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ध्वनि बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है तो देखती ही रह जाती है। हाँ, अभी अभी नहा कर आया था। उसके बाल अभी भी गीले थे और वो सिर्फ टॉवल में था। उसकी मस्कुलर बॉडी से अभी भी पानी की बूंदें ठहरी हुई थीं।
ध्वनि मुंह खोले ही उसको देख रही थी और अपना थूक निकल रही थी। ध्वनि आहान ध्वनि को ऐसा देखकर पाकर काफी डेवल स्माइल करता है और उसके पास बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। तुम्हें पाकर न खोने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे नजरों में रख लो कहीं, कहना ये तुमसे है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है। तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है। मुझे रहने दे अपने पास ही, कहना ये तुमसे है। आन गाते हुए एकदम से उसके पास आ गया और उसके होठों पर हल्के से किस कर लेता है, जिससे हड़बड़ाकर वो होश में आ गई और वो अपनी नजरें चुराने लगती है। आन ध्वनि को देखकर मुस्कुराया और उसके कान के पास आकर बोलता है, बेबी क्या तुम्हें चाहिए तो बेझिझक मुझे बोल दो ना, ऐसे ललचाई नज़रों से देखती क्यों हो। तुम्हारा ही हूँ, तुम जब चाहो तुम्हें मिलेगा, कहीं भी किसी भी समय, मैं हमेशा रेडी हूँ। ये ऐसी डबल स्माइल करके बातें कर रहा था। आहान की बातों को सुनकर ध्वनि के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वे काफ़ी लाल टमाटर की जैसे लग रही थी। वो जल्दी से आहान को धक्का देकर बाथरूम के अंदर भाग जाती है और अब वो ज़्यादा आहान के सामने नहीं रुक सकती थी। ध्वनि को ऐसा भागता देखकर आहान की तो हंसी ही छूट गई। ध्वनि जो शावर लेने के लिए कपड़े उतार रही थी, उसको अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाती, आहान उसके पेट पर हाथ रखे उसको अपने सीने से लगाकर उसके कंधे पर चिन रखकर उसके कान में कामुक आवाज़ में बोलता है, अब और कितना दूर भागने की कोशिश करोगी बेबी, याद है ना हम इससे पहले भी बहुत करीब आ चुके हैं। आहान की अट्रैक्टिव वॉइस सुनकर ध्वनि के तो रोम रोम सिहर उठता है। वो नशे में अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आहान बिना देरी किए उसकी गर्दन पर अपने होठों को चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में ही आहान वाइल्ड तरीके से उसकी गर्दन को किस कर रहा था, जिससे ध्वनि की सस्कियां निकली जा रही थी। आहान ध्वनि को किस करते हुए उसको दीवार से लगा देता है और उसकी पीठ पर उसे किस करते हुए नीचे बढ़ने लगता है। ध्वनि की सांसें अब उखड़ने लग रही थी। वो बहुत मुश्किल से बोलती है, आहान आहान प्लीज़, सब बाहर वेट कर रहे हैं, आहान प्लीज़। आहान घुटनों के बल बैठकर उसकी कमर पर अपने होंठ चलाते हुए बोलता है, करने दो ना, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। इतना बोलकर आहान उसकी कमर को कस के पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है, जिससे अब उसका पेट आहान के चेहरे के बिल्कुल सामने आ गया था। आहान बिना देर किए उस पर टूट पड़ा और पागलों की तरह उसके पेट को चूमने लगता है। ध्वनि मदहोशी से आंखें बंद करके आहें भर रही थी। वो पूरी दीवार से बिल्कुल चिपक गई थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आहान उसकी नाभि के अंदर अपनी जीभ को घुमाते हुए बाइट्स करने लगा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसके उबारों को चूमने लगा। ध्वनि तड़प कर सांसें ले रही थी। उसके हाथ आहान के बालों से आ जा रहे थे और आहान उसके उबारों को किस करते हुए उन्हें मसल रहा था, जिससे ध्वनि तड़प कर आहें भर रही थी। दोनों के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। दोनों एक दूसरे में खोते ही जा रहे थे। आहान उसके उबारों को छोड़कर ऊपर आया और उसके होठों पर होठ रख के उसे किस करने लगा। फिर उसे छोड़कर उसके कानों में बोलता है, बेबी दर्द होगा थोड़ा ज़्यादा,
हुआ तो ज़रूर बता देना। इतना बोलकर वो बिना कुछ बोले ही ध्वनि को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता है और तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर जाता है, जिससे ध्वनि एकदम से चीख उठी है और उसके नाखून आहान के कंधों में धंस जाते हैं। आहान फिर से उसके होठों को अपने मुंह में लेकर किस करने लगता है और अपनी मूवमेंट को जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या हड़बड़ाई हुई सी घर से निकल रही थी। अहिल्या जी बार बार उसको ऑफिस जाने से मना कर रही थी। दिव्या उनकी एक भी नहीं सुनती है। अहिल्या जी, दिव्या मेरी बात सुनो, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो, ऑफिस परसों भी तो जा सकती हो, 1-2 दिन रेस्ट करो बेटा। दिव्या हेलमेट पहनते हुए, नहीं माँ, मुझे ऑफिस जाना ही होगा, मुझे ध्वनि को उस दलदल से निकालना ही होगा। वो लोग नहीं हैं, इंसान नहीं जानवर हैं। पता नहीं ध्वनि पर क्या जादू किया है उन लोगों ने। मैं उनके बीच मेरी ध्वनि को नहीं रहने दे सकती। अहिल्या जी बोलती हैं, ऐसा नहीं है देवी, तू गलत समझ रही है, वो बुरे नहीं हैं। दिव्या गुस्से में, माँ आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए, मुझे नहीं पता आप क्यों उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, पर आप जो भी कहें मैं नहीं रुकने वाली। इतना बोलकर दिव्या अहिल्या जी की बातें बिना ही सुने स्कूटी स्टार्ट करके चली जाती है। अहिल्या जी अपने आप से बोलती हैं, पता नहीं अब क्या होने वाला है, मुझे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा है। भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। वही मलिक मेंशन में ध्वनि मुंह फुलाए सोफे पर ही बैठी थी। अनिका माजमा उसके सामने के सोफे पर बैठकर ध्वनि को ही देख रहे थे। ध्वनि जो अब तक चुप थी एकदम से बोल पड़ी, राक्षस मेरी एक बात नहीं सुनता, अगर मुझे ले जाता तो क्या हो जाता, धरती फट जाती, आसमान गिर जाता, जब देखो अपनी मनमानी करता रहता, नर पिशाच है, सच में मैं उसकी सर फोड़ दूंगी। ध्वनि बोली ही जा रही थी। अनिका और माजमा हैरानी से उसको देख रही थी। वो दोनों बेचारी क्यों ध्वनि को अचानक बदले तेवर देकर उन्हें काफी शौक लग रहा था। उनको लग रहा था जैसे ध्वनि के अंदर कोई भूत आ गया है। ध्वनि को जब एहसास हुआ कि अनिका और माजमा उसको ही देख रही हैं, वो गुस्सा से उनकी चेहरा घुमाकर देखती है। ध्वनि को देखते ही दोनों एकदम से खड़े हो गए और दांत दिखाने लगे। उसको ऐसे करते देख ध्वनि अजीब नजरों से देखते हुए लगी उन लोगों को। अनिका झूठी हंसी हंसते हुए बोलती है, भाभी मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो माजमा के साथ शॉपिंग जाना है, आप भी चलेंगी क्या? शॉपिंग का नाम सुनते ही ध्वनि एकदम से खड़ी हो गई और खुशी से उछलते हुए अनिका के पास आकर बोलती है, हाँ हाँ मुझे भी जाना है शॉपिंग के लिए। क्या क्या है ना, जब से मैं यहाँ आई हूँ हाँ ने मुझे शॉपिंग के लिए तो कहीं बाहर ही नहीं घुमाया, यहाँ तक मैंने जो कपड़े पहने हैं ना वो भी अहान ही लेकर आया, खड़ूस कहीं का। माजिमा मुस्कुराते हुए, हाँ तो चलिए चलते हैं। तभी आर्य स्टेयर से नीचे उतरते हुए गंभीर आवाज में, आप तीनों नहीं जा सकते। आर्य की आवाज़ सुनते ही तीनों उसकी तरफ देखने लगे। आर्य चलते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया। माजिमा अपने भौहें सिकोड़कर आर्य से बोलती है, क्यों नहीं जा सकते? आर्य बोलता है, क्योंकि किंग का ऑर्डर है। अनिका बोलती है, हाँ तो हमारे साथ क्वीन भी तो है, वो ऑर्डर दे रही हैं। ध्वनि बोलती है, बोलिए ना भाभी। ध्वनि हड़बड़ाकर बोलती है, हाँ हाँ अगर वो कहेंगे तो मैं भी तो क्वीन हूँ ना, मुझे मेरे ऑर्डर भी तो तुम्हें तो मेरे ऑर्डर भी फॉलो करने पड़ेंगे। आज ध्वनि के सामने घुटनों के बल बैठकर सर नीचे झुकाकर बोलता है, माफ़ कर दीजिए क्वीन, मैं सिर्फ किंग की आज्ञा का पालन करता हूँ और उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ध्वनि कुछ सोचने लगी, फिर एकदम से उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो अनिका और माजिमा को कुछ इशारा करती हैं और अपने एक्सप्रेशन शर्द करके आर्य से गहरी आवाज़ में बोलती हैं, तुम रोकोगे मुझे आर्य? आर्य जब ध्वनि की आवाज़ में बदलाव महसूस करता है तो वो चेहरा उठाकर ध्वनि को देखता है, जो बिल्कुल आहान के जैसे शांति से खड़ी हुई थी। ध्वनि फिर से अपनी भारी आवाज़ में बोलती है, तुम शायद भूल गए हो आर्य कि मैं वैम्पायर क्वीन हूँ, आहान की पत्नी। तुम मेरे हुक्म का पालन करना होगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आर्य हैरानी से ध्वनि को ही देख रहा था। अगर वो चाहता तो ध्वनि के दिमाग को आसानी से पढ़ सकता था, पर आहान का ऑर्डर था कि अब कोई भी ध्वनि का मन नहीं पढ़ सकता सिवाय उसके। आर्य उठा और खड़ा हुआ और सर नीचे झुकाकर बोलता है, सॉरी क्वीन, चलिए मैं आपको खुद आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे हर वक्त आपकी हिफाजत करनी है, प्लीज़ आप मुझे इसके लिए मत रोकेगा। ध्वनि अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, ठीक है फॉलो मी।
इतना बोलकर ध्वनि आगे जाने लगी और आर्य उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अनिका और माजिमा एक दूसरे को हाथ देकर एक दूसरे के साथ ही चलने लगी। वहीं शॉपिंग मॉल में ध्वनि, अनिका और माजिमा गर्ल्स सेक्शन में ड्रेस देख रही थी। माजिमा को ये सब नहीं आता था, इसलिए अनिका उसकी हेल्प कर रही थी। आर्य थोड़ी दूर में खड़े होकर ध्वनि पर ही हर पर नज़र रखे था। भले ही वो माजिमा से कितना भी प्यार कर ले, पर वो अपने काम के मामले में बहुत वफादार था। वहाँ खड़ी लड़कियाँ और सेल्फ गर्ल सिर्फ और सिर्फ उसी को ही देख रहे थे, पर आर्य उन सब पे ध्यान नहीं देता था। वहाँ पर ध्वनि को सादा लोग नहीं पहचानते थे, क्योंकि किसी को खबर नहीं थी कि ध्वनि आहान की पत्नी है, पर अनिका को सब अच्छे से पहचानते थे। थोड़ी देर के बाद अनिका दूसरे फ्लोर पर चली गई, माजिमा भी उसके साथ चली गई। आर्य ध्वनि के आसपास मंडरा रहा था, तभी उसको अनिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनते ही आर्य चौकन्ना हो गया। ध्वनि को एक नज़र देखकर तेजी से दूसरे फ्लोर के ऊपर भागा। आर्य जब दूसरे फ्लोर में आया तो देखा वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। अनिका माजिमा के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी। आर्य को कुछ अजीब लगा। वो अनिका के पास आकर पूछता है, प्रिंसेस क्या आप ठीक है? आपने चिल्लाया क्यों? अनिका ना समझी में, क्या मैं कब चिल्लाई? आर्य कुछ गड़बड़ लगा। फिर कुछ सोचते हुए उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो ध्वनि के फ्लोर की ओर भागा। अनिका माजिमा भी उसके पीछे भागी। तीनों वहां पहुंचे तो देखते हैं ध्वनि वहां पर नहीं है। आर्य दीवार पर पंच मारता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, धोखा। ध्वनि वहीं दूसरी तरफ आहान प्राइवेट रूम में बैठा था। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी। आहान मोमबत्तियों के बीच बैठकर आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रहा था। उसके सर के ऊपर से एक गोल्डन शील्ड थी जो उसके गोल गोल घूम रही थी। आहान कुछ मिनटों में आंखें खोलता है और गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसकी आंखें खोलते ही सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और रूम की लाइट्स भी अपने आप ऑन हो जाती हैं। आहान एकदम से उठा और अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर धीरे से बोलता है, ध्वनि ये मैंने क्या देखा? इसका मतलब वो अस्त्र। इसके आगे वो कुछ बोल पाता। तभी करण दरवाज़ा खटखटाते हुए पूछता है, आहान क्या तू अंदर है? आहान हवा में हाथ हिलाया जिससे रूम एकदम से क्लीन हो गया। सारी मोमबत्तियां भी गायब हो गई। आहान गहरी सांस लेकर करण से बोलता है, अंदर आ। आहान की आवाज़ सुनते ही करण झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। हड़बड़ी में बोलता है, आहान गड़बड़ हो गई, ध्वनि को किसी ने किडनैप कर लिया। आहान हैरानी से, क्या? आहान गुस्से में बड़बड़ाकर करण का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, तू क्या बकवास कर रहा है? वो मेंशन में है ना? करण डरते हुए बोलता है, नहीं आहान, ध्वनि अनिका और माजिमा के साथ शॉपिंग गई थी। आर्य भी उसके साथ गया था, पर पता नहीं किसी ने उसको किडनैप कर लिया। आहान जोर से चिल्लाकर करण को दूर झटकता है और दहाड़ते हुए बोलता है, किसने किया मेरी ध्वनि को किडनैप? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी जान को मुझसे दूर करे? नहीं छोड़ूंगा। वो ध्वनि को याद करते हुए, और रहा हूँ बीवी। इतना बोलकर आहान प्राइवेट रूम से बाहर निकला और बाहर जाने लगा। तभी वो सामने से आती हुई दिव्या से टकरा गया। आहान लाल आंखों से देखते हुए दिखाई नहीं था। आहान लाल आंखों से देखते हुए, दिखता नहीं है क्या? आंखें कहाँ रख कर घूमती हो? दिव्या उसके ऐसे चिल्लाने से डर गई और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। दिव्या भरे गले से, सॉरी सर। आहान गुस्से से वहाँ से निकल गया। दिव्या उसको जाते हुए देखती रही। तभी उसके कानों में करण की आवाज़ सुनाई देती है, करण तुम्हें यहाँ क्या कर रही हो? दिव्या आंसू पोंछकर करण की तरफ देखती है और व्यंग से बोलती है, चक्की पीसने आई हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगे? करण दिव्या की बातों से चिढ़ गया और उसकी कमर को पकड़कर उसको अपने करीब खींच लेता है और बोलता है, जितना पूछा चाहे उतना ही जवाब दो, समझी? करण दिव्या को अचानक यूं ही खींचे जाने से दिव्या डर गई और वो फिर होश में आते हुए करण को जोर से धक्का देती है, जिससे करण उससे थोड़ा दूर हो जाता है। दिव्या उसकी उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोलती है, खबरदार अगर आइंदा से मेरे पास आने की कोशिश की तो। करण उसको फिर से अपने पास खींचकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, तो क्या ये मैंने नहीं तुमने शुरू किया है, अब इसका अंजाम तुम्हें ही भुगतना है। ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही मैंने तुम्हें बताया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी।
इतना बोलकर करण दिव्या को धक्का दे देता है, जिससे दिव्या गिरते गिरते बचती है। करण उसे घूरने लगा। करण अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोलता है, अपनी औकात में रहना सीखो और जितना कहा जाए उतना करो। आहान के रास्ते बीच मत आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इसे मेरी वार्निंग ही समझ लो। इतना बोलकर करण वहां से निकल गया। दिव्या गुस्से में चेयर को लात मारकर बोलती है, ब्लडी हेल, करण के बच्चे, तूने मुझे धमकी दी है ना, अब देखना तेरे बॉस के हर कदम को कांटा बनूंगी मैं। इतना बोलकर दिव्या तेजी से बाहर भाग जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या वाकई में ध्वनि का किडनैप हुआ है? क्या ध्वनि फंसने वाली है किसी बड़ी मुसीबत में? क्या आहान उसे बचा पाएगा उस मुसीबत से? तो इस कहानी को यूं ही आगे तक कंटिन्यू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।